तो आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण है उसका जो हमने रासायनिक अपक्रिया को पढ़ा था अगली वीडियो में। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए चैनल पे। तो उसके दो भाग होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इन दोनों भागों को हम एक एक करके समझेंगे। पहले संतुलित रासायनिक समीकरण को समझेंगे, उसके बाद हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को समझेंगे। तो पहले संतुलित रासायनिक समीकरण को हम देखते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे 2NaOH प्लस 2HCl इक्वल टू अपक्रिया का साइन एरो हम कह सकते हैं 2NaCl प्लस H2O। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो दोनों हमारे वो हैं पदार्थ, इनके परमाणु की जो संख्या है वह बराबर है। अगर परमाणुओं की संख्या नहीं बराबर होती तो यह असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाता। और यहाँ दोनों संख्या बराबर है, यहाँ भी 2NaOH है, 2HCl है, यहाँ भी देख लो 2Na, फिर उसके बाद में 2H 2Cl 2Na और 2Cl तो 2NaCl प्लस H2H2 है, एक वो है 2H2O और प्लस तो ये तो इधर हो जाएगा 4, इधर 2H और इधर 2H तो 4H। तो हम 4H को 4H नहीं लिख के ऐसे लिखते हैं 2H2, उसके बाद में O लगा दिया तो 2O हो गया, O भी 2 यहाँ है तो 2O हो गया। तो हो गया 2NaCl प्लस 2H2O। और अगर इसके जो दोनों पदार्थ अपक्रिया में भाग लेंगे उनके परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी तो यह रासायनिक समीकरण गलत होगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण गलत होता है। आइए, मैं आशा करता हूँ कि आपको संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा। अब हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को देखते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम अब समझते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कंकारी रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। यहाँ पे नोट में लिखा है वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती वह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती वह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे Mg प्लस O2 तो इक्वल टू MgO। यह रासायनिक समीकरण हमारा गलत होता है। हमें हरदम हर जगह जो हमें रासायनिक समीकरण मिलेगा वह संतुलित रासायनिक समीकरण ही मिलेगा। और इससे कुछ एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट इससे एक्सरसाइज बनते हैं जो इन परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। ये 1-2 नंबर का हर वर्ष पूछा जाता है, तो इससे आप ज़रूर तैयार करिएगा। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करके चैप्टर के लास्ट में बता दूंगा, वैसे ही आप भी देख लीजिएगा एक्सरसाइज करके, क्योंकि यहाँ से हर साल परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। और उसमें समीकरण दिया रहता है असंतुलित, उसे संतुलित करना पड़ता है। तो हमारा समीकरण जो हमारे से क्वेश्चन बनता है वो इस तरह रहता है, तो हमें संतुलित करना, असंतुलित रहेगा संतुलित करना पड़ेगा आपको। तो पहले संतुलित को हमने देख ही लिया, तो असंतुलित को हम अब समझ लेते हैं। तो वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों के पदार्थों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती वह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे Mg एक ही है पर जो ऑक्सीजन है वो 2 है, तो यहाँ MgO बन गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था और Mg तो ये एक ही है, तो एक ऑक्सीजन जो है वो इसमें नहीं है, एक ही ऑक्सीजन है, तो यह असंतुलित है क्योंकि यहाँ पे एक था तो यहाँ पे भी होना चाहिए। दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, हमारी परिभाषा में पहले ही बता चुका है डिफिनीशन में।
तो ये हमारा डिफिनीसन, इससे जो हमारा डिफिनीसन है, जो संतुलित वाला डिफिनीसन है उस पर फॉलो नहीं कर रहा, तो ये असंतुलित हो जाएगा। ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो MgO जो हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण का एक उदाहरण है। ऐसे ही आपको बुक में कई सारे उदाहरण मिलेंगे, आप बुक से वो पढ़ सकते हैं। और अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, पर इसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी कभी ना कभी क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है, अभिकारक और उत्पाद। और ये मतलब बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है अभिकारक और उत्पाद में, पहले तो नहीं जान पाते, फिर उसके बाद बताने के बाद वो चैप्टर में तो मतलब बुक में तो नहीं दिया है, फिर बताना पड़ता है, उसके बाद ही जान पाते हैं, मतलब समझ पाते हैं वो। तो ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला टॉपिक होता है, परंतु आप कोई दिक्कत मत लीजिए, हम आपको ये बहुत ही आराम से बता देंगे विथ एग्जाम्पल। तो आपको अच्छी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए अभिकारक और उत्पाद को हम देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं। पहले हम अभिकारक को देखेंगे, उसके बाद उत्पाद को। जो रासायनिक समीकरण के जो उदाहरण थे, मतलब उदाहरण नहीं, भाग प्रकार थे जो, वो पूरे हो चुके हैं। संतुलित और असंतुलित, यही दोनों थे। अब अभिकारक और उत्पाद को हम समझते हैं। अभिकारक, रासायनिक अपक्रिया में जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अपक्रिया है हमारी, उसमें जिन पदार्थों में परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। यहाँ पे या करके दूसरा जो उदाहरण है उसको भी देख लीजिए। जब दो तत्व मिलते हैं तो उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो अभी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। उत्पाद, अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए तत्व को या पदार्थ को या पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। और या वाला जो अथवा करके उसको भी देख लेते हैं। जब दो तत्व मिलते हैं तो उन्हें उत्पाद कहते हैं। अब आपको मैं उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मान लो 2NaCl था हमारा, वही वाला ले लेते 2Na वाला। तो 2NaOH प्लस 2HCl एरो 2NaCl प्लस H2O। तो ये जो हमारा है ये अभिकारक है। और ये उत्पाद है। और कभी कभी यहाँ पे से अपक्रिया को तेज करने के लिए H2SO4 ले लेते हैं, या K227 ले लेते हैं, मतलब ऐसे कि पोटेशियम के ऐसे कुछ होता है उसको ले लेते हैं। तो ये सब जो है ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, जो अपक्रिया की गति को बढ़ा देती है। तो यहाँ पे जो भी कुछ भी लिखा जाएगा अपक्रिया को तेज करने के लिए, तो उसको उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक के भी दो भाग होते हैं, तीव्र उत्प्रेरक और मंद उत्प्रेरक। तो वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक, ये आप सब मतलब ध्यान में रखें, क्योंकि कभी ना कभी इससे पूछ सकते हैं। सब बेसिक चीज़ें हैं, तो कभी ना कभी इससे पुटअप हो सकता है क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज को। अब अभी तक हमने देख लिया था रासायनिक समीकरण को, उसके बाद रासायनिक अपक्रिया को, रासायनिक अपक्रिया के भाग को, रासायनिक समीकरण के भाग को। अब हम देखने वाले हैं रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जिन रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, जो रासायनिक समीकरण होती, जैसे कि आप ये वाला, इसके परमाणु की संख्या बराबर नहीं थी ना, Mg+O2 = MgO, ये नहीं बराबर थी। तो यही वाला ये कह रहा है कि वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो उनके प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर बनाने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। तो जब हम असंतुलित रासायनिक समीकरण है कोई हमारा, जैसे Mg+O2 = MgO वाला हमारा उदाहरण था, तो उसको जब
हम जैसे Mg+O2 इक्वल टू MgO था हमारा, MgO बना था ना MgO, तो इसको हम संतुलित करना है हमें। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे ऐसे। अब ये 2MgO हो गया, तो 2Mg2O2 हो गया हमारा। तो यही कह रहा है ये कि वे तो उनके प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या को, जैसे हमारा कोई असंतुलित रासायनिक समीकरण है जिनके दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, तो हमने अपनी तरफ से उसके परमाणुओं की संख्या को बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया, दोनों तरफ समान कर दिया, और फिर से हमने उससे संतुलित रासायनिक समीकरण में परिवर्तित कर दिया असंतुलित से। तो वही इसी प्रक्रिया को ही हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अनुमान विधि, जैसे हम अभी हमें तो उतना मतलब नॉलेज है नहीं कि हम डायरेक्ट ही इसी समीकरण को बना देंगे, तो कुछ अनुमान विधि होती है, हिट एंड ट्रायल मेथड जिसे हम कहते हैं। तो उससे हमें कुछ अनुमान हो जाता है कि रासायनिक समीकरण का ढांचा कैसे तैयार करना है, या उसे के बारे में हमें कैसे पता चले, या कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है, तो उसे देख लेते हैं। आइए, तो ये है अनुमान विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले रासायनिक समीकरण का हम ढांचा तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी रासायनिक समीकरण को बनाने से पहले उसका ढांचा तैयार करते हैं। इसके लिए हमें उस अपक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं उनका नाम तथा उन पदार्थों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, तथा कौन कौन से पदार्थ बन रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तभी हम अपक्रिया की समीकरण को तैयार कर सकते हैं, अन्यथा हम अपक्रिया के समीकरण को नहीं तैयार कर पाएंगे, या हमसे त्रुटि हो सकती है। इन सभी पदार्थों के प्रतीक या सूत्र ज्ञात होने चाहिए। इन सभी पदार्थों के प्रतीक और सूत्र होना, ज्ञात होना भी, जानना भी अति आवश्यक है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे CuSO4 + Fe, CuSO4 + Fe, एरो FeSO4 + Cu। ये हमारा था हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि। अब रासायनिक समीकरण से ज्ञात होने वाले तथ्य जो हैं उसे देख लेते हैं, और हमारा वीडियो समाप्ति की ओर बढ़ता है। हमारा जो आज का एपिसोड था, तो रासायनिक समीकरण से ज्ञात होने वाले तथ्य, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का नाम, उनके प्रतीक अथवा सूत्र हमें ज्ञात होना चाहिए। जो रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उनके नाम और सूत्र सब हमें पता होना चाहिए, उसके प्रतीकों के साथ। और क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणु तथा अणुओं की संख्या, उस अपक्रिया में किस पदार्थ के कितने अणु, कितने परमाणु भाग ले रहे हैं उसको हमें पता होना चाहिए। जो ये है, आगे अणु होता है, यहाँ परमाणु होता है, ये परमाणु है, और ये अणु है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, इसे आप याद रखिएगा, कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, इसे आपको पता होना ही होना चाहिए, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और जो अनुमान विधि है इससे भी मतलब ये जो सारी डिफिनीशंस है ये परीक्षा में कभी मतलब रिपीटेड है, कभी यहाँ से हमेशा पूछा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्योंकि यहीं से बेसिक है ये 10th क्लास की, और 10th का जो बेसिक है वो 12th में मिलता है। तो ये मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसे ध्यान में ही रखना चाहिए। और बस इतना ही, और सब चीज़ें तो मैं आगे की वीडियो में क्लियर करवाता ही रहूँगा, और ये आप ध्यान में रखिएगा। अभी हमारा जो ये तीसरा एपिसोड है, और इसके पहले जो एपिसोड थे उसको दोनों आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो वहाँ अगर वो आपको समझ में नहीं आएगा तो ये भी आप समझ नहीं पाएंगे। और ये जो हमारा मतलब केमिस्ट्री है
इसका जो पहला पार्ट है उसकी 50% तक हमने कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर आपने देखा, मतलब इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।